Hey guys, hello everyone, welcome to Easy Eco with me। नवंबर 2017 का जो पेपर सोल्व कर रहे हैं सोल्व करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यानी कि मल्टीप्लायर जो गुणक है, गुणक और जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है क्या है, उनके संबंध में यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दी गई है। तो वो हमें बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि हायर द MPC लोअर इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यानी कि MPC जो है वो जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही क्या है, कम होगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत हो जाएगी, क्योंकि गुणक का MPC के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी MPC अगर बढ़ती है तो गुणक भी क्या है, गुणक भी हमारा क्या है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर MPC इंक्रीज होती थी यानी कि इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, गलत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है हायर द MPC हायर इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बिल्कुल सही है, जब MPC हाई होगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो भी क्या है, हायर होगी। अब इफ़ MPC इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटिव। बिल्कुल सही है, जब MPC की वैल्यू 1 होगी तो गुणक का मान जो है वो क्या है, इन्फिनिटिव यानी अनंत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी B एंड C स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी कि हमें दो लिस्ट दी गई हैं, उनको हमें क्या है, मिलाना है कि कौन सा इसमें से सही मैच करता है। सबसे पहला था है एंजल कर्व। तो एंजल कर्व हमें क्या बताता है, आय और उपभोग का रिलेशनशिप बताता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ए है, इनकम कंजम्पशन। एंड नेक्स्ट है राहन कर्व। राहन कर्व जो है वो क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लेफर वर्कर। लेफर वर्कर जो है, लेफर कर्व जो है वो हमें क्या बताता है, टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स हमें बताता है एनवायरमेंट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1 एंड 3 यानी C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रूल ऑफ अकमुलेशन रेफर टू द सेविंग रेट दैट। यानी कि जो गोल्डन रूल ऑफ अकमुलेशन है, संचय का जो स्वर्ण नियम है, वो बचत दर में क्या, इसके बचत दर को क्या संदर्भित करता है। तो सबसे पहला है मैक्सिमाइजेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। यानी उत्पादन की जो भी वृद्धि दर है उसको क्या है, मैक्सिमाइजेशन यानी अधिकतम करता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में क्या है, जो निवेश है उसको क्या है, ऑप्टिमाइजेज मतलब क्या है, उसको अनुकूल करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेज द ग्रोविंग पर कैपिटा कंजम्पशंस। जो पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति उपभोग है उसको क्या है, उसको मैक्सिमाइज करता है, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो गोल्डन रूल ऑफ अकमुलेशन है ये क्या करता है, मैक्सिमाइजिंग द ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति उपभोग जो है उसको क्या है, ये मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which amongst the following statements are true for Schumpeter model of development? हमें बताना है कि शुम्पीटर का जो विकास मॉडल है उसके संबंध में इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। यानी बैंकों में जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है वो किसके कारण होता है, वो डेवलपमेंट के कारण होता है, डेवलपमेंट के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंकों में वो किसके कारण होता है, डेवलपमेंट के कारण होता है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्लोरिशेस
इन डेमोक्रेसी, मतलब कि जो लोकतंत्र है उसमें डेवलपमेंट का फलना फूलना है। तो इस तरह की कोई बात नहीं करता है शुम्पीटर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट या फिर क्रेडिट क्रिएशन की बात करता है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप थ्रू ट्रेड साइकिल, बिल्कुल सही है। और एक ये क्या मानता है कि जो व्यापार चक्र है उसके माध्यम से जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका विकास होता है या उसमें वो क्या है विकसित होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ए और सी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्क्सियन मॉडल द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल इज, यानी कि मार्क्सवादी का जो मॉडल है वो पूंजी का जो लाभ दर है वो निम्न में से क्या है, क्या शो करती है, ठीक है। तो फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी एक्सप्लोटेशन रेट है, शोषण की दर है, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की जो जैविक संरचना है उसके साथ इसका क्या है डायरेक्ट या फिर उसका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें इनका रिलेशनशिप क्या होता है, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्सली रिलेशनशिप टू रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी एक्सप्लोटेशन रेट है और पूंजी पर जो लाभ की दर है और शोषण की दर है उसके साथ तो इसका क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, और जो हमारी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है यानी पूंजी की जैविक संरचना है उसके साथ इसका क्या है इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन कैपिटल, ये भी गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है इन्होंने उल्ट रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक के साथ तो इसका क्या है इन्होंने डायरेक्टली बताया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन, बिल्कुल सही है ये, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल है उसका क्या है, जो रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन है उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, और जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है इसके साथ इसका क्या है प्रतिलोम या कह सकते हैं, या फिर इसका नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले है इट इज्यूम कांस्टेंट सेविंग रेट, बिल्कुल सही है कि इसमें जो सेविंग रेट है उसको क्या है कांस्टेंट मानता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द सेविंग रेट ऑफ एक्सोजीनियस डिटरमिनेंट, यानी कि जो सेविंग रेट है वो क्या है एक्सोजीनियस, मतलब क्या है कि बाहरी रूप से ये क्या है डिटरमाइंड होता है, यानी कि इसका निर्धारण होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज डिमिनिशिंग एज आउटपुट एक्सपेंड्स, कि मतलब इसका मीन क्या है कि जब उत्पादन बढ़ता है उसके साथ हमारी जो पूंजी की मार्जिनल प्रोडक्ट है, कैपिटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या है ह्रास होता है, उसमें डिमिनिशिंग आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिशर क्लार्क थीसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि फिशर एंड क्लार्क जो थीसिस है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से विकास की जो प्रक्रिया है उसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी संरचनात्मक परिवर्तन का क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है वो हमें बताना है फिशर क्लार्क थीसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही क्रम होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है इंडस्ट्री एंड लास्ट में आता है सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेगन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज uses psychology, sociology and anthropology to explain how to traditional agriculture society, यानी हेगन का जो सोशल चेंज थ्योरी है उसमें वो इस बात को स्पष्ट करता है या इस बात की उसको डिफाइन करता है कि इसमें साइकोलॉजी हमारा, सोशोलॉजी और जो एंथ्रोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं नृविज्ञान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि इसको
किस प्रकार एक जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है सेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है अटेन कंटिन्यू टेक्निकल प्रोग्रेस, कि ये क्या है निरंतर जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको हासिल करता है, उसको कंटेनिंग करता है। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हेगन का जो सोशल चेंज थ्योरी है उसमें यही स्पष्ट करता है कि जो हमारी साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसका यूज़ करता है कि ये किस प्रकार एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है उसमें निरंतर टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो हासिल करता रहता है। ठीक है, ये इसी की इसमें क्या है व्याख्या करते हैं अपनी थ्योरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल द ड्यूल इकोनॉमी ग्रो ओनली व्हेन, यानी कि लुइस मॉडल है, लुइस मॉडल डेवलपमेंट कंट्री से डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है, मतलब कि ये डेवलपिंग कंट्री के रिगार्डिंग अपनी थ्योरी जो है वो देता है। तो इसमें इसकी जो दोहरी अर्थव्यवस्था है वो केवल कब इंक्रीज होती है वो हमें बताना है कि कब इंक्रीज होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज इट्स आउटपुट शेयर रिलेटिव टू द ट्रेडिशनल सेक्टर, यानी कि जो हमारा मॉडर्न सेक्टर है यानी आधुनिक सेक्टर है वो क्या है हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर के तुलना में इसका क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट आंद्रे गुंदर फ्रैंक suggest that the following economic activity have contributed to underdevelopment, यानी कि जो आंद्रे गुंदर फ्रैंक जो है इन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है आंद्रे गुंदर फ्रैंक इसमें क्या सुझाव देते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें क्या है अंडर डेवलपमेंट यानी अल्प विकास के लिए क्या योगदान करते हैं। ठीक है, या उन्होंने क्या योगदान किया है तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि वर्कर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि गांव में जो भी गांव में जो फॉरेन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उसकी क्या है शहरी क्षेत्र की ओर जाने वाले जो वर्कर हैं उनकी अधिक प्रधानता, यानी कि गांव से जो विदेशी प्रधानता वाले शहरी परिसरों में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या या वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फार्मिंग एंड अनस्किल्ड लेबर फेस टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइनीज एंड ऑन प्लांटेशंस। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं या फिर प्लांटेशन यानी जो होते हैं बागवानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी बागवानी जो है या फिर फैक्ट्रीज हैं, माइंस जो हैं उसमें काम करने वाले जो लेबर हैं वो क्या है अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं उसका क्या है उसको उनका इंक्रीज करना। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज विद टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस ग्लोबल सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि इसमें क्या होते हैं जो वर्कर्स जो हैं वो क्या है अगर टेक्निकल रूप से अधिक प्रोग्रेस नहीं है तो उनको क्या करते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजिंग द इकोनॉमी टू ट्रेड विद द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि इकोनॉमी जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करने से जो इन्वेस्टमेंट करने को इसमें क्या है रोक लगा देना या फिर इसको क्या है बंद कर देना। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें ए बी एंड सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, डी स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें निवेश करने से इसको क्या है बंद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी एंड सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि गांव से क्या है लोग शहरों में ज़्यादा प्रवेश करते हैं और ज़्यादातर माइंस एंड जो प्लांटेशन होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं उसमें अनस्किल्ड लेबर जो है वो ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारे
इंटरप्राइजेज हैं, उद्यम जो है वो क्या है, अगर टेक्निकल रूप से अधिक उन्नत नहीं है तो उनको क्या है, जो हमारी इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज जो होती हैं उनमें उनको क्या है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ हेरोडियन इकोनॉमी GA is equal to 10% and GW is equal to 8%, this will lead to, यानी कि इसमें क्या पूछा है कि हेरोड के अकॉर्डिंग GA जो है वो क्या है 10% है एंड GW जो है वो क्या है 8% है। तो इसमें बताना है कि इससे जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा। ठीक है, बेसिकली एक मैं बता दूं आपको कि जब GA ग्रेटर देन GW हो तो क्या आता है, इकोनॉमी में आता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन आता है। अगर GA लेस देन GW हो तो इकोनॉमी में क्या आती है, रिसेशन आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, एग्जाम में घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें संख्या में दे दिया। ठीक है, कि GA 10% है एंड GW जो है 8% है, तो बताओ क्या होगा। तो हमें पता है कि जब GA ग्रेटर देन GW होता है तो इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ना देने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है या वारंटेड ग्रोथ रेट है, वांछित परिवर्तन दर जो है वो इस तरह से इनके फुल नाम दे के इनको कम या ज़्यादा लिख के इस तरह से भी, इस वे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्फ्लेशन होती है जब GA एक्चुअल ग्रोथ रेट जब अधिक होती है हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट या फिर वांछित परिवर्तन दर से। ठीक है, वांछित वृद्धि दर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द लिस्ट 1 एंड 2 को लिस्ट हमें मिलाना है कि ये एक साइड क्या है, राइटर दिए हुए हैं, ऑथर्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमें क्या है, बुक्स नेम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है गुनार मिडल। गुनार मिडल की बुक है एशियन ड्रामा। ठीक है, गुनार मिडल की बुक है एशियन ड्रामा जो 1968 में लिखी गई थी, सॉरी 58 में है ये आई थिंक। नेक्स्ट है रुचि शर्मा। रुचि शर्मा की जो बुक है वो थी द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, यानी 1 ऑप्शन। जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही है। जोसेफ सुम्पीटर की है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम मीन्स अ कंट्री हैविंग, यानी कि ट्विन डेफिसिट जो प्रॉब्लम है उसका एक देश में इसका क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट है हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल सही है। ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ट्विन डेफिसिट का मतलब कि 2 तरह के जो डेफिसिट या फिर कह सकते हैं हम घाटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट यानी उच्च चालू खाता घाटा, ये दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNCs कैन हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डेवलपिंग कंट्री यानी जो विकासशील देश हैं उनकी किस प्रकार से सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टेटमेंट दी हुई है, ऑब्टेन फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेशन लगाना, इनोवेशन मेथड और उसमें नई नई टेक्निक को अपनाना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट कंट्रीज क्या है कि फॉरेन की जो भी टेक्निक होती है उनको प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या है, न्यू मेथड्स ये इनोवेशन करने चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रूरल अनएम्प्लॉयमेंट लेबर, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट लेबर जो ग्रामीण बेरोजगार लोग हैं उनको क्या है, उनके श्रम को नियोजित करना। नेक्स्ट है फाइनेंस सेविंग गैप और बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, यानी जो बचत अंतराल है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान शेष का जो घाटा है उसका क्या है, फाइनेंस उसका वित्त पोषण करना। तो बिल्कुल सही है, ए और सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हो गई है। नेक्स्ट है जनरेट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारी करंट जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके प्रति
एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और सी स्टेटमेंट जो है, ए और जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में WTO का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले है इनपुट सब्सिडी, नेक्स्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी जो है वो क्या है, WTO का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये जो बोथ लैंग्वेज है इसमें हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बेनिफिट हो रहा होगा। अगर एक्चुअल में अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपका कोई भी ओपिनियन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो भी सजेशंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस।